Welcome to your channel with me Namrata और Make It Simple। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सीरीज़ का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूले। एक सीरीज़ में पढ़ेंगे तो समझना आसान होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम सेल ऑर्गेनेल्स को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए फिर सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सेल को जब हम सबसे पहले देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये मेम्ब्रेन दिखाई देती है, राइट। एनिमल सेल में ये प्लेन मेम्ब्रेन दिखाई देती है और प्लांट सेल में हमें ये रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और इसी के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट। तो सबसे पहले जो सेल में दिखाई देता है वो है सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में ही पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, राइट। तो सेल में सबसे पहले हमें क्या मिला? सेल मेम्ब्रेन मिला। अब प्लांट सेल में जो है वैक्यूल पाया जाता है, वैक्यूल कहते हैं, राइट। अब आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तब बोलेंगे जब इसमें से न्यूक्लियोप्लाज्म को हम निकाल दें, मूव कर दे, तो बाकी का जो प्लाज्म बचेगा वो कहलाएगा क्या? साइटोप्लाज्म। अब चीजें हुई क्लियर कि प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचेगा वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई क्लियर, मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि हमने बताया क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा और मिलेगा न्यूक्लियस, राइट। अब हम सेपरेटली अगर सिर्फ न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर हमें सबसे पहले मिलेगा न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर अपना सेपरेट मेम्ब्रेन है ना, तो सबसे पहले चीज हमें क्या मिलेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर मिलेगा हमें न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिलेगा हमें न्यूक्लियोलस। ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर का ये जो पार्ट कहलाएगा, छोटा सा डॉट है ये जो दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोलस को। और न्यूक्लियोलस के आजू बाजू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है वो कहलाता है क्रोमेटिन नेट, ठीक है, जिसे हम क्रोमेटिन भी कहते हैं। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस का पार्ट हुआ क्लियर। अब हम देखेंगे क्या? सेल के ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हमने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी देख लिया है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बता देते हैं। ये है हमारी बैक्टीरियल सेल। सेल के मेम्ब्रेन के बाहर भी ये ऐसी स्ट्रैंड जो है वो निकली हुई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया। और फ्लैजिला जो है वो एक लंबी स्ट्रैंड जो निकली रहती है उसे हम फ्लैजिला कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब हम इसके कुछ फंक्शंस को जान लेते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहरी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेल ऑर्गेनेल्स को, इसके इंग्रेडिएंट को ये सेपरेट और प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ सेल की साइज भी बनाता है, अल्ट्रा थिन होती है और सेलेक्टिव परमेएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर सेलेक्टिव चीजें ही आ जा सकती हैं, सारी चीजों का मूवमेंट नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। कुछ स्पेशल एंट्रांस होता है जहां से सेलेक्टिव चीजें ही एंटर कर सकती है। मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग जगह बनाई जाती है जिससे कि वो चीज आ जा सकती है, राइट। सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती हैं, सेल की ग्रोथ को भी रेगुलेट करती हैं। सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। उनमें से जो दो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है, एक है डैनियल और डेविडसन की सैंडविच मॉडल और दूसरा है सिंगर एवं निकोलसन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हम सिंगर एवं निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझेंगे। उन सभी का ये था कि जो मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की लेयर होती है। अब हम जो देखने वाले हैं, जैसे कि हमने बताया, सिंगर एवं निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखने वाले हैं। तो ये है हमारी सेल, जिसका ये पार्ट हम जूम इन करके देखेंगे। आप अगर इसके नाम पे ध्यान देंगे ना तो आपको यहीं से ही पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब एक फ्लूइड है जिसमें मोज़ेक मतलब दाने हैं जो कि तैर रहे हैं, वो ऐसा कुछ इसका मॉडल है, राइट। सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिपिड और प्रोटीन। ये दो जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसी की ऑर्गेनाइजेशन है। जो लिपिड्स हैं उसमें फास्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉल्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड के बीच बीच में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिपिड का मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ। लिपिड्स की बाइलेयर स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में मैं गैप छोड़ रही हूँ इसमें बनेगा प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइड पे जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है सेल का मेम्ब्रेन। बाइलेयर स्ट्रक्चर है लिपिड की, दो लेयर के बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो धसे हुए रहते हैं। इसीलिए इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, क्योंकि एक फ्लूइड है। अब फ्लूइड क्या है? लिपिड है, वसा है, तेल है ना। वसा के बीच में जो मोज़ेक है, मतलब कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो दाना है वो इसमें घुसा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है, और इसी टाइप से इसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरफ दिखाई देता है। अब जो प्रोटीन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना, इसी के द्वारा ही, जो मैंने कहा ना सेलेक्टिव परमिएबल, ये जो प्रोटीन है वो कैरियर का काम करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इसी के थ्रू हो पाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की मेम्ब्रेन में। क्या? प्रोटीन के मॉलिक्यूल, क्योंकि वो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर का काम करते हैं। अब प्रोटीन की अरेंजमेंट है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, स्पेशली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एक्सट्रांसिक या पेरिफेरल, सेकेंड है इंट्रांसिक या फिर इंटीग्रल। एक्सट्रांसिक जिसमें कि पेरिफेरल प्रोटीन आता है, जो कि इसके लेयर के ऊपर पाया जाता है, जो जैसे कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और दूसरा है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ होता है, जो कि 2 टाइप से घुसे हुए, एक जो घुसा हुआ है दोनों लेयर को चीरते हुए घुसा हुआ है, और एक सिर्फ एक लेयर को ही चीरे हुए है ना, इसे हम कहेंगे सिस इंटीग्रल प्रोटीन। ये आधा घुसे हुए को कहेंगे सिस इंटीग्रल प्रोटीन, और जो पूरा चीर के दोनों लेयर को चीर के घुस गया है इसे हम कहेंगे ट्रांस इंटीग्रल प्रोटीन। और ये क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन। इसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट की रेसिड्यूज भी पाई जाती हैं। जो लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। लिपिड बायलेयर में यूज हुए फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को हम अलग से समझते हैं। ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ना, ये एम्फीपैथिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसका जो ये हेड है ना और ये टेल, तो ये जो हेड पार्ट है ये है हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या है ये? और ये जो टेल पार्ट है, हेड पार्ट हुआ हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पार्ट है ये है हाइड्रोफोबिक। तो ये जो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये आपस में मिलके बनाते हैं एम्फीपैथिक इन नेचर, राइट। कोलिन, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स इसमें कंटेन रहते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। ये फैटी एसिड की चेन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकती हैं। यहाँ पे जो आप ये जो लेग इसका थोड़ा सा मुड़ा हुआ देख रहे हैं, इसे हम किंक कहते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस किंक लेग की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर दोनों लेग सीधे सीधे रहेंगे तो वो टाइटली पैक हो जाएंगे, लेकिन उसके एक लेग के मुड़ने की वजह से उसमें स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी फ्लूइडिटी जो है वो बढ़ जाती है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के साथ साथ इसमें सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन को भी करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इनकी प्लेसेस में चेंजेस आती हैं, और ये चेंजेस जो है वो 2 टाइप्स से होती हैं। पहला है लेटरल डिफ्यूजन और दूसरा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये जो मॉलिक्यूल में मूवमेंट है ये सिग्नलिंग के लिए होती है। और तो लेटरल डिफ्यूजन में क्या होता है कि
आसपास वाली जो मॉलिक्यूल है इसमें अपने प्लेस में चेंजेस करते हैं। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो बहुत ही रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाली जो बाइलेयर ऊपर वाली जो लेयर है उसका मॉलिक्यूल नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल से एक्सचेंज करता है। तो जैसा कि हमने बताया था मेम्ब्रेन के फंक्शन के अनुसार कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेलेक्टिव परमेएबल होती हैं, राइट। उसके लिए कुछ तरीका है, ठीक है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो कि इजीली पास ऑन करता है, ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इजीली एक कैरियर के थ्रू इजीली जो मॉलिक्यूल्स है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर सकते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्टिव वर्ड है उसको समझ लीजिए टोल टैक्स। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल को खर्च करना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ना वो ठीक इसके उल्टा चलती है। मतलब यहाँ पे जो चीज कम है उसको और कम करना है और जो चीज ज्यादा है उसको और ज्यादा करना है। मतलब ये जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसका जो थ्योरी है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करना है, वो चीज यहाँ पे नहीं होती है। अगर इनसाइड किसी चीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो और चीजें वहां अंदर बुलाई जाएंगी, ये नहीं है कि अंदर से उसको बाहर भगाया जाएगा, ये चीज यहाँ पे नहीं होती है। तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एनर्जी ही है जिसकी वजह से ये ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है, राइट। दो चीजें समझ में आई, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम समझते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। सबसे पहली चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, विटामिन है, जो फैट सॉल्युबल चीजें हैं वो इजीली जो ये फैट मॉलिक्यूल्स है इससे ट्रांसफर हो जाता है। किसके वजह से? वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इजीली ट्रांसफर हो पाता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट टाइप है सिंपल डिफ्यूजन, कुछ चैनल प्रोटीन के द्वारा। चैनल प्रोटीन क्या है? ये जो अपना ये प्रोटीन है ना, ये यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं जिसकी वजह से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना ये यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स लिपिड के बीच में से नहीं जा पाएंगे, इसे ना यहाँ से पास ऑन हो सके, यहाँ से जा सके, चैनल प्रोटीन के थ्रू पास करता है। दो चीजें हो गई क्लियर, वाटर मॉलिक्यूल चला गया भाई, विटामिन चला गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ चला गया सेल के इनसाइड, राइट। अब थर्ड आती है जहां पे हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है और वो कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा वो फैसिलिटी के थ्रू होगा। यहाँ पे उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी भाई, तरीके से उनको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रोटीन जो है ना कैरियर प्रोटीन वो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप आइए आराम से अंदर जाइए। यहाँ भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, सिर्फ इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो जैसे कि ग्लूकोज हुए, कुछ आयंस हुए, उनको क्या करते हैं जो ये कैरियर प्रोटीन है इनके स्ट्रक्चर में, ये मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे और फिर उसके साथ अटैच हो जाएंगे और फिर उसको अंदर रिलीज कर देंगे। ये कैरी करता है मॉलिक्यूल्स को कि यहाँ से सवारी उठाई, अपने सीट में बैठाई और इसको उसकी जगह पे छोड़ दिया। समझ में आया? जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट काम करता है ना, हमको अपनी जगह से उठाता है और जहां हमको जाना होता है वहां पहुंचा देता है। तो ये काम करता है कैरियर प्रोटीन जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों दिशाओं में चलता है। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है या सेल के बाहर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है, जो मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट होता है, उसका डिफ्यूजन होता है। आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बाकी चीजें सेम होती हैं लेकिन अंतर दो चीजों का है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के विपरीत उल्टा काम करता है। इस थ्योरी को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हम सभी के घर में पानी की टंकी तो होती है जो कि छत पे मौजूद होती है, तो हमें नीचे से पानी को ऊपर भेजना होता है टंकी में भरने के लिए, राइट। तो उस टाइम पे हमें पंप लगाना पड़ता है, हमें एनर्जी प्रेशर देना पड़ता है जिसकी वजह से पानी जो है वो नीचे से ऊपर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें काम करना होता है, पानी को नीचे से ऊपर भेजना होता है, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें हमें मशीन लगाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है पानी को नीचे से ऊपर भेजने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है।
सेल के बाहर सोडियम की मात्रा जो है वो ज्यादा है, तो कायदे से क्या होना चाहिए कि सोडियम मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि सेल के अंदर का जो सोडियम है ना, इसको बाहर निकाला जाता है और बाहर से पोटेशियम आयन को अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये प्रोसीजर कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो मेन हीरो है अपना, वो है एक ATP जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये स्प्लिट होता है और फॉस्फेट ग्रुप जो प्रोटीन है उससे अटैच होता है। अब अटैच होने के बाद क्या होगा कि जो 3 सोडियम के आयन है, मतलब 3Na, ये जो आयन्स हैं ये प्रोटीन के पास आ जाएंगे, इससे अटैच होंगे, इसमें मॉडिफिकेशनल चेंजेस होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है ना, ये रहे अपने 3Na, तो इसके शेप में चेंजेस आए, जैसे कि यहाँ पे हुए थे फैसिलिटेड में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे चेंज होंगे और ये कैरियर को लेके इसको सेल के आउटसाइड रिलीज कर देगा। ठीक है, ये जो है अपने चेंज करेगा अपने शेप में और यहाँ इसने रिलीज कर दिया 3Na। ठीक है, 3 सोडियम आयन को इसने सेल के आउटसाइड रिलीज कर दिया। अब इसका काम क्या है, अब ये है कि जो 2 पोटेशियम आयन है इसको वापस से इस प्रोटीन के साथ अटैच होना है और इनसाइड छोड़ना है। ठीक है, वापस से 2K यानी 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को ये प्रोटीन लोड करेगा। यहाँ से जो सोडियम मॉलिक्यूल है वो सेल के आउटसाइड रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, ये सोडियम आयन है, ये सेल के आउटसाइड रिलीज हो चुके हैं और यहाँ से वापस से ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है 2K को यानी 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल को वापस से प्रोटीन जो है वो कैरियर में अटैच हो चुका है और इसको यहाँ पे जो अपना फॉस्फेट था ना वो यहाँ से हो जाता है रिलीज। ठीक है, और रिलीज होने के बाद ये जो पोटेशियम आयन है वो वापस से यहाँ मॉडिफिकेशनल चेंजेस होते हैं और फिर ये जो 2 पोटेशियम आयन है वे सेल के इनसाइड रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर वापस से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो अपने शेप में आ जाता है जैसे कि पहले था। समझ में आ रही है बात? मतलब एक ATP मॉलिक्यूल 3 सोडियम आयन को आउटसाइड ऑफ द सेल और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड ऑफ द सेल ट्रांसफर करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रेड बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको क्लिक करके ग्रे कर दे जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस से अगर वैल्यू मिलती है तो आप सभी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम सेल वॉल को सिंप्लीफाई करेंगे।